मशवरा एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा वेबिनार जहां लॉकडाउन में बौद्धिक और विकासात्मक विकलांगता वाले दिव्यांगजनों को होने वाली परेशानियों पर हमारे मनोचिकित्सा या उससे जुड़े विशेषज्ञ द्वारा लाइव परामर्श एवं सवालों का जवाब दिया जाता है। आप भी जूम एवं फेसबुक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। इससे जुड़ी कोई सहायता के लिए 9911107772 पर हमें संपर्क करें। We have received feedback from our last few Mashwara consultation and realized the need for strong advocacy at all level. Person with intellectual and developmental disability may not have the access to need supported as well as the opportunity to exercise inherent rights, even whatever the rights is written in the RPD Act. Strong advocacy may be required during this pandemic to address neglect and social security, physical and mental health of the people with disability, especially for the intellectual and developmental disability. मैं हमारे सभी मेहमान और दर्शकों का स्वागत करता हूं। हमने पिछले मशवरा एपिसोड में बहुत सारी प्रतिक्रियाएं प्राप्त की है और सभी स्तर पर मजबूत वकालत या मैं कहूं कि हिमायत की या एडवोकेसी की आवश्यकता का एहसास किया गया है, जो खास करके बौद्धिक और विकासात्मक जनों के पास आवश्यक सहयोग और समर्थन के रूप में उभरेगा और उसको जो दिव्यांगता जन अधिकार अधिनियम जो 2016 है उसके तहत उसके अधिकार भी कम से कम उनके पास और अवसर उनके पास मिलने की संभावनाएं बढ़ेगी। कोरोना महामारी के दौरान बौद्धिक और विकासात्मक जन के सामाजिक सुरक्षा और शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य की उपेक्षा नहीं हो, उसके लिए हम लोग मजबूत वकालत और हिमायत और एडवोकेसी की आवश्यकता है और हम लोग करेंगे। This is Mashwara live consultation is through the Google Meet as well as on the Facebook live for person with intellectual disability, their families, caregivers, professionals, social workers, volunteers. यह मशवरा का लाइव एपिसोड कोरोना वायरस प्रकोप के दौरान गूगल मीट पर है, फेसबुक पर उपलब्ध है, जो कि हमारे बौद्धिक और विकासात्मक अक्षमता वाले जो दिव्यांगजन हैं उनके परिवार, उनको देखभाल करने वाले बहुत पेशेवर एजुकेटर सबके लिए। सो वेलकम यू ऑल। दिस सेशन ऑन एक्शन फॉर सोशल सिक्योरिटी एंड हेल्थ ड्यूरिंग पैंडेमिक फॉर पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी विल डिस्कस द हम लोग 3 मेजर मुद्दों पे बात करेंगे। द फर्स्ट इज awareness of social security and health during the pandemic. The second is advocacy during the COVID-19 and third part is action during the COVID-19 for our person with intellectual and developmental disability. So बौद्धिक और विकासात्मक अक्षमताओं वाले दिव्यांगजन महामारी के दौरान सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य की कार्रवाई और अन्य आवश्यक अवयवों पर चर्चा करेंगे। हम महामारी के दौरान सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के बारे में कैसे जागरूक हो सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। कोविड-19 के दौरान हमें कैसे हिमायत या वकालत या एडवोकेसी करनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे और पीआईडीडी जो पर्सन विद इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है उनके दौरान हम क्या-क्या उनके लिए एक्शन कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। मशवरा की इस हर श्रृंखला में आप सभी हम के लिए है और आप सभी बहुत ही अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं। ये हमारे लिए नहीं, हम सब के लिए है, हम सब से है और हम एक साथ मिलकर आप सभी का स्वागत करते हैं। Once again, I welcome and appreciate our guests to join this Mashwara session of today. And this episode brings you the very important topic: action for social security and health during pandemic for person with intellectual and developmental disability. Our experts are Dr. Sanjay Kant Prasad. He is a Deputy Commissioner for Disabilities, Office of the Chief Commissioner for Person with Disabilities, Government of India. We welcome you, sir, and we welcome Dr. Sri KVS Rao, sir, Director. He is a Director of in Department of Empowerment of Person with Disability, Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India. We welcome you, sir. And this session is presided by our President, Dr. Nimesh Ji Desai, Director IBHAS. So, हम मशवरा का यह प्रकरण आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ ला रहे हैं और जिसमें हम इस महामारी के दौरान सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और उसकी हम अनुयोजना कैसे कर सकते हैं उसको लेकर आए हैं। हम पुनः स्वागत करते हैं अपने विशेषज्ञों का, श्री संजय कांत प्रसाद, उप मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन भारत सरकार, श्री केवीएस राव, निदेशक दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग,
and इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर निमेश जी देसाई. We welcome all the guests, all the participants. Dr. Desai sir, we will have you for the first tone setting and welcome message from you. So Dr. Desai sir, स्वागत और मशवरा का प्रकरण का इस प्रकरण का शुरुआत कैसे करें उसकी रूपरेखा के बारे में प्लीज सर गाइड कीजिए. डॉक्टर देसाई सर. डॉक्टर देसाई सर. Dr. Desai sir, are you listening me? Yeah. Yeah, Dr. Desai sir. Dr. Desai sir. Sir, come on. Dr. Desai sir, please. Me now. Yeah. It is your turn, sir. Can you? Yeah. Okay. Right. And you can get the video also, I hope. Yes. Sir. Everything, sir. Very nice. So first of all, welcome to all the participants. 138 at this time. Yeah. Great. my screen says KVS Rao and 137 more. Oh, great. Welcome. So KVS Rao, Sunil Gavaskar, you and 137 others. So Vikram, KVS Rao sir, welcome on behalf of Manovikas Charitable Trust and on my individual part. Prasad sir, thank you for being here. Most welcome. Very kind of both of you to be here. As part of the Manovikas team, I have a great pleasure and privilege in welcoming and thanking both of you. As Alok said, पिछले 2-3 सेशन में मेरी तरफ से और बाकी बहुत सारे अभिभावकों की तरफ से बात हुई थी about the need for advocacy. I have kind of differentiated two, the internal advocacy within the disability groups as well as external advocacy with policy makers, the educational institutions, social entities, and the government. And so you are both together for us, the government of India. So we will try and of course listen to your advice and your views, but I'm hoping that this 144 people that we have now will actually in the voice form and in the text suggestions make a lot of suggestions and more about advocacy with Government of India and through Government of India to the states and other entities. Sincerely, Dr. Alok की तरफ से और हम सब की तरफ से, मनोविकास फैमिली की तरफ से आप सब दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद है. आप यहाँ हमारे साथ हैं और बातचीत होगी, वार्तालाप होगा. उम्मीद ये है कि towards the end of this webinar we will have a little more clear idea of how do we do advocacy with different entities. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Now we will go for the opening thoughts from Dr. Sanjay Kant Prasad. Sir, you have quite extensive experience in the sector. Could you please tell us about all the level of awareness level in general, or as considering whatever the Dr. Desai sir has told? Mहोदय, please, sir, आप अपना व्यापक जो आपका अनुभव है वो हमारे साथ शेयर कीजिए. Thank you, Dr. Alok. Yeah. Rao साहब, Desai साहब, and आप सभी participants. I must welcome you all. First of all, I must congratulate the chairperson and the managing secretary of Manovikas for organizing such a wonderful program for the benefit of general mass at large. See, so far as I will start with the RPWD Act. So far as the RPWD Act, Chapter 5 of RPWD Act deals with the social security, health, recreation, and rehabilitation. And Section 24 is totally devoted to social security, and Section 25 is for health.
Section 24 has so many provisions for social security, like framing of a scheme for person with disability for protecting their rights and for protecting their livelihood. उनके लिए स्कीम बनाना है जिससे वो अपने लाइफ को लीड कर सके सही तरीके से और अपने उनका राइट प्रोटेक्ट हो सके। उसके बाद जो स्कीम बनाना है उसके अंतर्गत बहुत सारे फैक्टर हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, लाइक कम्युनिटी सेंटर को एस्टैब्लिश करना, देन फॉर गुड लिविंग स्टैंडर्ड को एस्टैब्लिश करना in terms of safety, sanitation, hygiene, etc., and protect those persons with disability who do not have family, and support during natural and man-made disaster. Support to women with disabilities and access to safe drinking water and accessible sanitation facilities. And one more thing that is more important is disability and unemployment. These are the provisions which has been made under Section 24, and caregiver allowance also is there for only for high support need, the person who has a high support need, and saving of insurance scheme. All these things are there. One thing I would like to mention here, that all these provisions have been made under RPWD Act, but the situation which we are facing right now, जो अभी हम इस समय जो कोविड में सिचुएशन फेस कर रहे हैं, शायद वो अपने आप में दिस इज वन ऑफ द आई थिंक अकेला अपने आप में ऐसा सिचुएशन है जो nobody has much have imagined such situation. So in this situation, I think all these social security, something more is needed. And so far as you have told, and section, let me tell you section 25 also. Section 25 deals with the health, and that means free health care in the vicinity of, especially in the rural areas, subject to such family income as may be notified. And then barrier-free access in all parts of government and private hospital, and priority in attendance and treatment. ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. हेल्थ का भी प्रोविजंस है, सोशल सिक्योरिटी के भी प्रोविजंस हैं, लेकिन जो अभी सिचुएशन है वो बिल्कुल अलग सिचुएशन है. इस सिचुएशन को देखते हुए हमें लगता है कि ये प्रोविजंस में और भी कुछ ऐड करना चाहिए, ऐड होना पड़ेगा. इसलिए ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारे लिए और सभी के लिए एक बिल्कुल न्यू सिचुएशन है, नया सिचुएशन है, क्योंकि इसकी हम लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी. और ऐसा सिचुएशन जिसको कि हम देख रहे हैं, कल्पना करने की बात तो छोड़िए, हम फेस कर रहे हैं. और हम लोग क्या एज ए होल सभी लोग फेस कर रहे हैं. तो और इसमें ऐसा नहीं है कि कोई एक सेगमेंट फेस कर रहा है तो दूसरा सेगमेंट उसको या दूसरे पॉपुलेशन उसको हेल्प कर रहे हैं. इसमें सभी लोग इक्वली इन्वॉल्व हैं, इक्वली क्राइसिस में है. तो ऐसे सिचुएशन में किस तरह की सोशल सिक्योरिटी चाहिए, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो हमें डिस्कस करना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा. और सोच के हमें कहीं ना कहीं कुछ निकालना पड़ेगा जिसको कि हम आगे के अपने रूल और पॉलिसी में डाल सके, जिससे कि आगे ऐसा कोई कंटीजेंट सिचुएशन आए तो उसमें हमें इस पॉलिसी से कुछ फायदा हो. दूसरी बात जो आपने कहा कि लेवल ऑफ अवेयरनेस, तो हम जो लेवल ऑफ अवेयरनेस, जो एक तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैं कहूँगा, दूसरा जो है अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो हमें अपने ऑफिस में मिलता है, उसके आधार पे हम कहेंगे कि अभी सोशल सिक्योरिटी का लेवल ऑफ अवेयरनेस बहुत कम है लोगों में, खास करके डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी के फील्ड में तो बहुत ही कम है. क्यों हम जो कह रहे हैं इसलिए कह रहे हैं कि हमारे पास जो कंप्लेंट्स आते हैं ना, हम उसको जज करते हैं अवेयरनेस को उसके आधार पे. तो हमें अदर जो सेक्शंस हैं जैसे एजुकेशन का है, इंक्लूसिव एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, और अदर जितने भी सेक्शन है, एक्सेसिबिलिटी है, उसके कंप्लेंट्स हमारे पास ज्यादा आते हैं और उसके हमें रिड्रेस करने का मौका ज्यादा मिलता है. तो हम समझते हैं कि इसमें अवेयरनेस ज्यादा है इसलिए आ रहे हैं. लेकिन हमें सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड कंप्लेंट बहुत ही कम है, हम समझते हैं अभी तक नेग्लिजिबल है. तो जब तक इसमें इसलिए कह रहे हैं, जो आपने कहा कि एडवोकेसी का, तो एडवोकेसी का बहुत ही जरूरत है. तब जब तक एडवोकेसी नहीं होगा, एडवोकेसी के लिए हमें डिस्कशन चाहिए, डिस्कशन करना बहुत जरूरी है. अगर हम डिस्कशन करेंगे तभी एडवोकेसी बढ़िया कर पाएंगे. और डिस्कशन करके जो मुद्दे सामने आएंगे उस मुद्दे को कैसे डील करना है वो एक्शन पॉइंट बनाना पड़ेगा. एक्शन पॉइंट को डील करेंगे तभी हम जाकर के एक प्रॉपर एडवोकेसी का फॉर्मेट तैयार कर पाएंगे और फिर हम एडवोकेसी के लिए और आगे बढ़ेंगे और उस एडवोकेसी का प्रॉपर बेनिफिट मिल पाएगा. जब तक ये इतना फॉर्मेलिटीज नहीं होगा तब तक शायद हम एडवोकेसी को प्रॉपर वे में डील नहीं कर पाएंगे. तो उसके लिए जो आज आपने प्रोग्राम ये ऑर्गेनाइज किया है मशवरा,
ये मशवरा तो टाइटल ही बहुत अपने आप में बहुत भी अच्छा है और बहुत कैचिंग है, सुन के भी बहुत अच्छा लगता है, बोलने में भी अच्छा लगता है। तो ये थैंक यू इस सर, तरह थैंक का यू। प्रोग्राम ही सपोर्ट करेगा। और ये प्रोग्राम न केवल जो पर्सन्स विद दिव्यांगजन है उनके साथ साथ प्रोफेशनल को और पॉलिसी मेकर को भी इक्वली सपोर्ट करेगा। तो हमारे हिसाब से लेवल ऑफ अवेयरनेस को बढ़ाना ज्यादा जरूरी है, साथ साथ एक्शन ओरिएंटेड लेवल ऑफ अवेयरनेस होना चाहिए, न कि केवल पॉलिसी ओरिएंटेड। अगर पॉलिसी है तो वो वेल टेस्टेड होना चाहिए, और वेल टेस्टेड तब होगा जब हम एक्शन में रहेंगे। तो इस तरह से आगे की कार्रवाई हम समझते हैं कि अभी हमारे पास बहुत टाइम है और अभी हमें बहुत कुछ इसमें डिस्कस करना है प्रोग्राम में। तो हम आप जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनका भी व्यू सुनना चाहेंगे, क्योंकि उसके आधार पे एक प्रॉपर वे में हम लोग को कुछ रिकमेंडेशन डिवाइस या ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आगे की बात करते हुए मैं अपना अभी का जो है इस पर विराम देता हूँ। ग्रेट सर, ग्रेट, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत ही शब्दों में कहा कि आज हमें थिंक टैंक बनने की जरूरत है और बहुत सारे डिस्कशन करने की जरूरत है, बहुत सारे एक्शन पॉइंट्स बनाने की जरूरत है। तो बहुत ही अच्छा विचार था आपका सर। मैं जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने भी हमारे गेस्ट हैं, मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप अपना सवाल अपने पास लिख के रखें, या चैट बॉक्स में, मैसेज बॉक्स में लिख दें, या फिर हम लोग अभी केवीएस राव साहब के बाद सुनने के बाद जब हम लोग बातचीत करेंगे तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं डायरेक्ट, और कोई सलाह हो तो वो भी दे सकते हैं। श्री केवीएस राव सर, you have been in the government, in the ministry, in the department, taking care of a very big issue, that is UNCRPD, the policies. Please tell us about what are the available assistance we can say are available for the empowerment of person with disability. Especially I have requested you to talk about the intellectual and developmental disability under the ministry's scheme. श्री केवीएस राव सर, आप मंत्रालय में हैं, यूएनसीआरपीडी और पॉलिसी का ध्यान रखते हैं, और कृपया हमें बताएं कि उन योजनाओं में आप क्या कार्यक्रम है, किसके तहत हम सशक्तिकरण की बात कर सकते हैं, किसके तहत हम एडवोकेसी की बात कर सकते हैं। केवीएस राव सर। Thank you very much, Mr. Alok, for organizing this webinar, and I also thank Mr. Dr. Nimesh Desai and also my friend Sanjay Prasad. First of all, I should say that India has been working hard in the field of disability empowerment at the international level, national level, and also at the state level. But the situation that we are in today really shows our strength and weaknesses. We should be very frank on how we are handling the situation. In fact, whatever we do in the normal times is what finally helps in the difficult time. So what we have done from the department, I would like to share with you as soon as the lockdown was announced. First of all, what we did is we prepared a comprehensive disability inclusive guidelines. वो guidelines बना के हम सीधा state governments को तुरंत भेजा है कि बोला कि इस situation में दिव्यांग जन का ज़्यादा they get affected, तो उसका focus होना चाहिए, उनका जो protection और safety का बहुत ज़रूरी है। तो detailed guidelines सभी state governments को तुरंत भेजा है। उसमें है रिलेटिंग टू उनका किस तरह उनका देखभाल करना है और उनका हेल्थ का किस तरह देखना है, उनका इंफॉर्मेशन उनको किस तरह देना है एक्सेसिबल फॉर्मेट में रिगार्डिंग दी कोरोना वायरस, और किस तरह अपना आप को बचाना है, किस तरह घर में प्रिकॉशंस लेना है, ये सब चीज उनको तुरंत स्टेट गवर्नमेंट को बताया है। उसके बाद हमारा जो चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज तुरंत स्टेट गवर्नमेंट स्टेट कमिश्नर्स को लिखा है कि इस गाइडलाइंस को पालन करें, क्योंकि हमारा एक्ट में क्लियरली मेंशन है जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 उसमें उसके रेफरेंस लेते हुए हमारा 2016 एक्ट में मेंशन है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये तीनों इस सिचुएशन में दिव्यांग जन को प्रोटेक्ट करना है। और इसमें और दो चीज लिखा है, एक है डाटा, सभी दिव्यांगजनों का डाटा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज उन सभी दिव्यांगजनों के साथ कांटेक्ट करते हुए
उनको इंफॉर्मेशन देना है और देखना है किस तरह उनको मदद करना है। और तीसरा है, क्लियरली मेंशन है कि स्टेट कमिश्नर्स स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ मिलके काम करेंगे। तो इस तरह हम जो गाइडलाइंस इशू किया है उसमें क्लियरली मेंशन किया है कि स्टेट कमिश्नर्स जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज है वो स्टेट नोडल ऑफिसर होंगे और डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स है जो दिव्यांगजनों की देखभाल कर रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर होंगे। तो हम तुरंत स्टेट गवर्नमेंट्स को बताया कि इस तरह मैकेनिज्म बनाना है, हेल्पलाइंस बनाना है स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो ये सभी को सर्कुलेट हो चुका है और हम देखा है कि स्टेट कमिश्नर्स स्टेट लेवल पे काफी गाइडलाइंस इश्यू किया है उनके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को और डिप्टी कमिश्नर्स को, और हेल्पलाइंस भी काफी क्रिएट हुआ है। तो हम जो गाइडलाइंस इश्यू किया है काफी पालन हुआ है स्टेट लेवल पे। वो होने के बाद कुछ इश्यूज आ गए हैं कि केयर गिवर्स है, जो मेड्स है, अटेंडेंट्स है और जो सर्विस गिवर्स है वो उनके दिव्यांगजनों पर जाना मुश्किल हो गया। तो फिर हम मिनिस्ट्री को टेक अप किया है कि इनका पासेस तुरंत होना है, उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। फिर उसके बाद रेशन का प्रॉब्लम आया था, फिर वो भी सॉर्ट आउट हो गया। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे प्रॉब्लम, वो रेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और एनजीओज भी काफी आगे आ गया है। फिर हमको पता चला कि कुछ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आ रहा है। तो उस समय हमको पता चला कि निमैंस बैंगलोर जो हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर आता है वो मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन शुरू किया है 08046110007। ये हम हेल्थ मिनिस्ट्री और हमारा डिपार्टमेंट काफी पब्लिसाइज किया है, सभी लोग काउंसलिंग के लिए कांटेक्ट करें। तो इनफैक्ट ये जो हमारा डिपार्टमेंट जो एक्शन लिया है उससे हम काफी संतुष्ट है, लेकिन और काफी करना है कि काफी गैप्स है। किस तरह एनजीओज के साथ स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज किस तरह कोऑर्डिनेशन करना है, दैट गैप इज देयर। जो नॉर्मल टाइम में होता है वो इस समय उस तरह उसका जो कोऑर्डिनेशन है उसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। और हम सोचते हैं कि जो ये सिचुएशन है इट इज यूनिक एंड डेंजरस। यूनिक इसलिए है कि जब भूकंप या साइक्लोन होता है, अटैक होता है, फिर खत्म हो जाता है, उसके बाद फिर रिलीफ के लिए लोग आते हैं तो रिलीफ लेते हैं। लेकिन यहाँ कि हमारा ये सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से हेल्पलेस है और हेल्प भी चाहिए और सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन करना है, तो बहुत चैलेंजिंग और डेंजरस इसलिए है क्योंकि ये प्रोलॉन्ग्ड है, लंबा चलते जा रहा है, पता नहीं कब खत्म होगा और कब कम होगा। सो देयरफॉर कि ये इट इज लाइक ए बैटल। तो वी ऑल हैव टू रियली जो भी गैप्स है तुरंत उसको सॉल्व करना है और आगे बढ़ना है। थैंक यू। Great, sir. Great, sir. Great. Thank you very much, sir. Thank you. Good. You have made the very एक comprehensive points कि हमारे पास guideline बने हैं and then the matter of the implementation by the state government or by anywhere. We have the few questions. We have this some questions that I'll go to the Binay Bhatia. He has the very valid questions for the person with high support need. He would having the person who has the fits, then epilepsy, then so many problems, then there is a no task for going to the hospital. So what you want to share, Binay Bhatia ji? So you have the half minute to share, please. Mr. Binay Bhatia, you unmute your mic and you can speak. Mr. Binay Bhatia. So as long as he is coming. Hello. So pure, yeah. I also noticed that question on the text, on the chat from please, Vinay sir, Bhatia, please, and yeah. I don't know if he's around, whether he will be able to join us. But I agree with you. That's Yeah. an important question that he has raised that I also think might have been missed not only in Delhi or major cities but many places. Yeah. So Lockdown three phases are over. 4 will begin. Whatever restrictions. It's a little retrospective now, but Vinay Bhatia's concern about issue of passes for people with disability to attend care centers, to attend hospitals.
I hope in some places has been done, but yes, this will have to be the duty of the local SDM or the DM हेलो सर, क्या हुआ? with disability certificate. Is that Vinay? सर आवाज नहीं आ रही है। विनय सर, विनय भाटिया जी बोल रहे हैं। ओके, Hold it. समर, या, I think I know. Yeah, can you hear me? Yes. या, विनय Okay. जी आप बोल, So- हाँ, मैं कह रहा हूँ कि विनय भाटिया का सवाल बहुत अच्छा है। जी। कुछ कोशिश राव साहब और बाकी लोग कहीं एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन इश्यू हो सके अगर, कि भाई जी। डीएम और एसडीएम के कार्य क्षेत्र में ये भी रहेगा दैट दिव्यांग जनों को और उनकी फैमिलीज को रिक्विजिट पासेस मिल सके। जी। And sir, I would like to say one thing. In the last session, Hello. you have also told us कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा हो और वो इभास तक पहुंच जाए, तो we can take the all care. Yeah. Sure. So विनय भाटिया जी, प्लीज आप बोलना चाहते हैं कुछ, बोलिए प्लीज। हेलो, विनय? यस। हेलो नो, या, Hello. प्लीज। हाँ जी, Hello. बोलिए। हाँ, सुन हाँ, रहे हैं, नमस्कार। बोलिए सर। नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ सर ये मेरी प्रॉब्लम सारी जितनी भी है ये सारे डिसेबल्स के लिए है कि जितने भी डिसेबल पर्सन्स हैं, ऐसे थर्ड लॉकडाउन, चौथा लॉकडाउन शुरू होने वाला है चल रहा है। और फर्स्ट लॉकडाउन शुरू हुआ था उसमें जो है स्टेट कमिश्नर ने एक इशू किया था नोटिस कि ऐसे पेरेंट्स को जो है पास इशू किए जाएं। लेकिन जब हम किसी एप्लीकेशन में या पुलिस लाइन में जब इस चीज को दिखाते हैं तो वाईफाई से वो बहुत कम चलता है ना। हेलो जी आप बोलिए। हाँ, तो जो भी आरोग्य सेतु है या दूसरा भी कोई एप्लीकेशन है, वहां पर जब हम उसको अदर्स में डालते हैं तो हमारा पास इशू नहीं होता, जबकि बहुत सारे पेरेंट्स इतने हैं जिनको एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको दवाइयों की बहुत जरूरत होती है हॉस्पिटल दिखाने के लिए, लेकिन हॉस्पिटल जो है इस समय सारे जो है कोरोना में लगे हुए हैं और दूसरे जो पेशेंट हैं उनको नहीं देख पा रहे हैं। तो उसके लिए हम जो प्राइवेट डॉक्टर से भी कंसल्ट करते हैं, बहुत से दूर भी हैं, तो क्या उनको पास इशू नहीं किए जाना चाहिए? मेरा सबसे बड़ा सवाल यही है कि कोई भी हमारी जो पेरेंट्स की है, जो दिव्यांग बच्चों के पेरेंट्स के लिए कोई भी सुनवाई नहीं है, चाहे वो कहीं भी हो। ये बड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो रही है। आज हम लोगों ने सुनवाई के लिए ही तो ये मशवरा स्टार्ट किया है। और हाँ, तो मैं सर हमारे बीच बड़े ऑफिसर हैं, मैं आपकी बात को उन तक ले जाना चाहता हूँ। सर केबीएस राव सर और संजय कांत सर, कुछ इनको कुछ सलाह या कुछ आप एडवाइस देना चाहें प्लीज सर। हम I will respond. या प्लीज सर। We have anticipated this problem, काफी पहले एंटिसिपेट किया है कि केयर गिवर्स का और मूवमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज दोनों का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए हम मिनिस्ट्री को, हमारा सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी को डायरेक्टली लेटर लिखा है। एक लेटर लिखा था कि केयर गिवर्स का मूवमेंट में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका ही ब्रेकअप और की मदद है। सेकेंड लेटर लिखा हुआ है कि जो भी उनका हेल्थ प्रॉब्लम्स है उसमें भी दिव्यांग जनों का मूवमेंट, कहीं हॉस्पिटल जाना है, कोई उनका आके उनका देखभाल करना है, तो उसमें भी जो प्रोसेस है देने के लिए स्ट्रॉन्ग लेटर हमारा सेक्रेटरी लिखा है। ये 2 लेटर्स होम मिनिस्ट्री गया है और हम देखा है कि होम मिनिस्ट्री भी सभी स्टेट्स को स्ट्रॉन्ग लेटर लिखा है कि इनका जो प्रोसेस है फैसिलिटेट करना है विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो हम देखा है कि स्टेट्स काफी कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कुछ सम प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लेकिन इंस्ट्रक्शंस गया है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को और सुप्रीम पुलिस को कि इस तरह प्रोसेस के ग्रेट सर। एक बात मैं बोलना चाहूंगा। देखिए, जहाँ तक फर्स्ट लॉकडाउन का सवाल था, उसमें तो हर कोई उसको समझने के लिए ही सोच रहा था क्या है ये और कैसे इसको समझें, किस तरह का क्राइसिस है। तो फर्स्ट लॉकडाउन में तो सभी को प्रॉब्लम हुआ है। हम समझ सकते हैं कि हमारे दिव्यांगजन को कितना प्रॉब्लम हुआ होगा, इसको इमेजिन भी नहीं किया जा सकता है। केयर गिवर को भी बहुत प्रॉब्लम हुआ, कई फोन मेरे पास भी आए थे। लेकिन सेकेंड लॉकडाउन में पासेज इशू होना शुरू हो गए थे। जब हमारे मंत्रालय से इंटरवेन किया गया तो सेकेंड लॉकडाउन में पासेज इशू होने शुरू हो गए थे। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आया
जहाँ तक भाटिया साहब का सवाल है, भाटिया साहब से हम एग्री करते हैं कि बहुत ज्यादा उनको प्रॉब्लम आया हो, तो उनके केस को मैं जानता हूँ। लेकिन कहीं वो अगर उसमें आरोग्य सेतु ऐप में वो नहीं आ रहा है ड्रॉप डाउन मेनू में, अदर में भी, तो उसमें मेडिकल में जाके आप कह सकते हो, क्योंकि मेडिकल नीड है, ये मेडिकल नीड को आप कह ही सकते हैं, तो मेडिकल नीड में आप पास ले सकते थे। और आज के डेट में हमें लगता है कि अब ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि स्टेट कमिश्नर के इंटरवेंशन से पासेज इशू हो जा रहे हैं। तो ये एक जैसे वो मोमेंट्री था कि नहीं हुआ, वैसे स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा, दूसरी बात है कि थोड़ा सा सेंसिटिविटी का भी है प्रॉब्लम, थोड़ा सा अवेयरनेस का भी प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं ये एक सब मिला जुला जो घटना घटी वो कई चीजों का मिश्रण था, तो वो हमें लगता है कि अब वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। जी भाटिया जी बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ सर। हाँ भाटिया जी। मैंने 2 बार जो है पास इशू कराने की एप्लीकेशन दी और दोनों बार रिजेक्ट हो गई, क्योंकि वो अदर ऑप्शन को जो है वो कहते हैं जो एसेंशियल आइटम है सिर्फ उन्हीं के लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं है। तो अलाउ मी जी सर जी सर। विनय जी आपका सवाल हमने बड़ा सही पाया है। मैं आपको हालांकि लेट हो गया, आपको मुश्किल हुई होगी, लेकिन मैं आपको एक प्राविधान दिखाना चाहता हूँ। अगली बार कोट करिएगा, कोई रिजेक्ट करे तो, अगर कलम है तो लिखिएगा। हेलो सेक्शन 25 सबसेक्शन। सर ये क्वेश्चन है, आप बताइए। एक मिनट, बाद में आप प्लीज आप अपना माइक म्यूट कीजिए, मैं आपसे लूंगा आपका क्वेश्चन। मैं निमेश देसाई सर को बोलने दीजिए प्लीज। जी विनय जी सर क्या बता रहे थे? सेक्शन 25 ओके सर, सबसेक्शन 2 क्लॉज आई जी साफ लिखा हुआ है, हेल्थ केयर ड्यूरिंग टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर एंड अदर सिचुएशंस एट रिस्क। सो 25(2)(i अच्छा हुआ पहले बात हुई होती तो आप उनको दिखा देते, जिसने भी रिफ्यूज किया है, जिसने रिफ्यूज किया अगर डॉक्यूमेंट है आपके पास तो ये वायलेट कर रहा है उसको, इस प्राविधान को। आगे मदद होगी, जैसे प्रसाद साहब ने कहा। हमें ये जरूर है कि फर्स्ट सेकंड लॉकडाउन में बहुत सारी बाधाएं ऑफिसर्स को, सब सेक्शंस को हुई है ना, बट ये सेक्शन याद रखिएगा प्लीज। सर निमेश सर एक क्वेश्चन और था कि किसी का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एक्सपायर कर रहा है इस बीच में, वो सबरी घोष वाला मैंने पढ़ा, मैंने भी पढ़ा, हमने एक ही पढ़ा है। सबरी घोष का जो सवाल है वो भी बता दूं कि जैसे लॉकडाउन लिफ्ट हो रहा है, फिर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन का हॉस्पिटल्स कैसे संभालेंगे, वो भी अगेन सबरी का सवाल बहुत अच्छा है। इसमें मुझे एक बात कहनी है, जो हमारा दिल्ली का अनुभव है, मिस्टर राव जानते हैं, बड़ी सारी मीटिंग हो चुकी है। See, the whole difficulty about psychosocial disability certificate, especially PID and the others, is most hospitals saying कि हमारे पास साइकोलॉजिस्ट नहीं है। तो अगर हम एडवोकेसी की बात कर रहे हैं, हमें हर राज्य में और खासकर दिल्ली में, जैसे मैंने कहा, बहुत बारी हम इंटरनल एडवोकेसी गवर्नमेंट के अंदर रह के करते हैं कि सरकार का फर्ज रहेगा कि बहुत सारे अस्पतालों में, इफ नॉट इन एवरी हॉस्पिटल, साइकोलॉजिस्ट प्रोवाइड किए जाए, और कुछ नहीं तो प्राइवेट साइकोलॉजी कंसल्टेंसी पे आ जाए, 1 घंटे में 2 घंटे में टेस्ट करके 10 रिपोर्ट दे दें। क्योंकि जैसे आप सबको पता है, नॉट ओनली बात अस्पताल के लिए मुश्किल होती है, लेकिन पूरे दिल्ली से लोगों को कोने कोने से इबास भगाया जाता है कि जी टेस्टिंग होगी सिर्फ इबास में। तो हमारा बर्डन चलो एक तरफ है, वो हमारी ही समस्या है, लेकिन जनता की असुविधा है। तो आई होप मिस्टर राव विल एग्री, बहुत स्ट्रॉन्ग एडवोकेसी चाहिए, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेप है राइट्स अवेलेबिलिटी का, वो है असेसमेंट एंड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन। अगर साइकोलॉजिस्ट का प्राविधान अस्पतालों में नहीं किया जाएगा तो सारा प्रोसेस स्टेप 1 से ही खराब हो जाता है। गुड सो दिस इज वेरी गुड। इसमें ऐसा है, एक केस था हमारे पास, मतलब हमारे ऑफिस में, उनकी बच्ची के लिए सीबीएसई का एग्जाम अभी पास में है, उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है, सर्टिफिकेट की जरूरत है, अर्जेंट नीड है। वो पेरेंट 3 हॉस्पिटल से इधर से उधर उनको जस्ट भेजा जा रहा था। उसके बाद वो हमारे यहाँ कंप्लेन किया सीसीपीडी ऑफिस में। सीसीपीडी ने उनको डायरेक्शन दिया है कि आप हॉस्पिटल का नाम नहीं लेंगे अभी, क्योंकि उस हॉस्पिटल को डायरेक्शन दिया गया है कि साइकोलॉजिस्ट का व्यवस्था करना आपका काम है, और आप एक प्राइवेट साइकोलॉजिस्ट को भी हायर करके आप सर्टिफिकेट बनवाओ। लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारे पास
उसका कंप्लायंस आया है कि हमें अभी साइकोलॉजिस्ट नहीं मिल रहे हैं। तो ये क्या कहीं ना कहीं इसमें इंटेंशन का प्रॉब्लम नजर आता है सर? तो इस इंटेंशन को कैसे दूर किया जाए, ये एक इम्पोर्टेंट इशू है जिसको क्योंकि चीफ कमिश्नर का ऑर्डर। प्रसाद साहब आपने 10, 12, 15 ऐसे ऑर्डर करने पड़ेंगे, कंटेम्प्ट के लिए खड़ा करना पड़ेगा। हम तो That is great. इसीलिए तो बुलाया गया है सर, क्योंकि चीफ कमिश्नर का ऑर्डर को भी अभी स्ट्रगल करना पड़ रहा है इसके लिए, दिल्ली में खास करके, दूसरे स्टेट का तो हम नहीं कह सकते। एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन मेरी तरफ से, इबास की तरफ से कर दूं। प्रसाद साहब आपको और आप साहब को ध्यान होगा ही, लेकिन हमने जो दिल्ली में और इबास में स्टैंड लिया है कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के बेनिफिट्स के लिए जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन चाहिए वो एक लेवल की बात है, डिस्लेक्सिया या ऑटिज्म के लिए। लेकिन जो सीबीएसई के लिए या एजुकेशन पर्पस के लिए जो चाहिए, उसमें वो फॉर्मल असेसमेंट भी नहीं जरूरी है। हम लोग फ्रीली वो सर्टिफिकेट देते हैं पेरेंट्स को कि भैया सीबीएसई अगर माने तो एक्स्ट्रा टाइम या स्क्राइब दे दिया जाए। एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज तो और लिबरल होना चाहिए, वही तो और हम लोग करें, सीबीएसई मानती भी है ना। तो थोड़ा सा सर वो अगर हम लोग कोई पॉलिसी लेवल में कुछ इसका करें कि जो आरसीआई सर्टिफाइड लोग हैं, दे कैन डू इट सम सर्टिफिकेशन, दैट कैन बी, या वेरी गुड आइडिया। यस सर। राव साहब जरा कुछ करो। Yeah, सही है। Dr. Now, sir. Can I respond? Yes, sir. Please, sir. Yes, please. Dr. Desai, you made a very valid point regarding the shortage of clinical psychologists and psychologists. In fact, आपको याद होगा कि एक मीटिंग हुआ था दिल्ली गवर्नमेंट में, जो सोशल वेलफेयर मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर दोनों, और आप भी थे और हम भी थे, उसमें डिसाइड हुआ कि कौन कौन सी जो शॉर्टेज है प्रोफेशनल का, और ये भी डिसाइड हुआ था कि कम आउट विद सम सजेशंस कि किस तरह इवन प्राइवेट से भी एंगेज करना है, कितना देना है उनको, इस तरह। लेकिन दैट वाज अ गुड इनिशिएटिव, लेकिन उसका क्या हुआ पता नहीं, बिकॉज ईच स्टेट गवर्नमेंट हैज टू कम आउट विद सम काइंड ऑफ पैकेज, बिकॉज Chhattisgarh and other states, they have also involved the private doctors, so there is lot of scope, but we have to, like for instance medical colleges में भी काफी होता है professionals, उन सब का pool कर सकते हैं प्राइवेट में और गवर्नमेंट सेक्टर में। Definitely we can find a solution, but state governments have to take a call, and the shortage can be overcome. Yeah, great, sir. Great. राव साहब, I can say with regret that वो जो मीटिंग हुआ था, जो आप और हम दोनों थे, 2 मंत्रियों के साथ, उसके बाद डायरेक्टर सोशल वेलफेयर यहाँ की मीटिंग हुआ था, रेट्स तय हुए थे, वो अभी तक लागू हुआ नहीं है अनफॉर्चुनेटली। बहुत दुख की बात है। हमारा रिक्वेस्ट आपसे राव साहब ये है कि वो दिल्ली का जो इनिशिएटिव है, जो अभी तक लागू नहीं हुआ है, उसका एग्जाम्पल लेके अगर आपका डिपार्टमेंट मुनासिब समझे, एक नेशनल गाइडलाइन एटलीस्ट इश्यू करे। इफ यू वांट आई विल राइट टू यू ऑन बिहाफ ऑफ मनोविकास कि भाई ये हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि एक नेशनल गाइडलाइन इश्यू कर दें सर। In fact, I wanted to request Dr. Alok that at the end of this webinar, whatever important points which the central government take. Sure, beautiful, sir, beautiful. Important points which are आलोक ये लिखेंगे यार आरसीआई। या डेफिनेटली सर। जी नहीं राव साहब, और उसमें एक और बारीकी है, सॉरी मेरे साथियों, आधे मिनट दीजिएगा। सी अनफॉर्चुनेटली कंफ्यूजन ये किया जाता है कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग आईक्यू का या डिसलेक्सिया का क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट करेंगे। लाइक आलोक इज सेइंग, द आरसीआई सर्टिफाइड रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट, if that can be authorized, by Rav Sahab, your department and RCI together, consultation करके, that will end private sector, जैसे आपने और प्रसाद साहब ने दोनों ने कहा, प्राइवेट सेक्टर में जो लोग हैं वो टेस्टिंग करके सर्टिफिकेट दें, क्या मुश्किल है? Great. Recently we have taken decision that psychiatrists will also be involved in assessment of persons with disability. Okay, very nice. लेकिन ये private sector is very crucial. Great. So I'll just go ahead to this session. I'll go to the Sanjay sir. संजय सर प्लीज आप थोड़ा सा हमें ये रास्ता बताइए कि जो अधिकार का मुद्दा है, बहुत सारे लोग यहाँ पर ना अधिकार के मुद्दे के बारे में कुछ ना कुछ कहा है, राइट्स के बारे में, तो हाउ टू अप्रोच इट, हाउ टू गो फॉर दिस, बिकॉज वी आर फाइंडिंग कि नो हेल्पलाइन इन दिल्ली। कुछ हम लोगों ने अभी जो फाइंड किया है, जो हमारे
मैसेज बॉक्स में है कि कोई नोडल ऑफिसर नहीं है, कॉस्ट ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में बात आई है, सर्विस टू द हाई सपोर्ट नीड के बारे में बात आई है, एक मदर का है कि वो उसके बेटे को क्वारंटाइन फैसिलिटीज टू द केयर गिवर के बारे में बात आई है, केयर गिवर का कॉस्ट के बारे में बात आया है। तो हाउ वी कैन गो फॉर दीज काइंड ऑफ राइट्स, दीज काइंड ऑफ पॉलिसीज कि अगर नहीं मिल रहा है तो वेयर टू गो, व्हाट टू डू? संजय सर प्लीज सर। संजय सर या माइक नहीं गया था। कोई बात नहीं। तो दो तीन बातें हैं। पहली बात है कि आपको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, कि आपको किसी भी सिचुएशन में, किसी भी क्राइसिस सिचुएशन में अगर आपको नीड है अपने अधिकार का, खास करके अधिकार तो है, एक्ट में अधिकार दिया गया है, राइट्स आर अवेलेबल, तो उस अधिकार के तहत आपको सेवाएं लेनी है। और ऐसे भी एक ह्यूमन राइट्स है, सबसे पहली बात तो ह्यूमन राइट्स है, वो आपको उसमें किसी की सेवा लेनी है। वहाँ पे आपको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच करना है। अगर हेल्पलाइन नहीं है तो अदर मीन्स से आप अप्रोच करिए, जैसे कि आप ईमेल इमीडिएटली, और करीब सारे वेबसाइट हैं, वेबसाइट पे उनके ईमेल अवेलेबल होते हैं, सभी ऑफिसर्स के ईमेल अवेलेबल होते हैं। और स्टेट लेवल पे तो स्टेट में, खासकर दिल्ली में या अदर स्टेट कैपिटल में तो स्टेट कमिश्नर भी अवेलेबल है, दूसरे वहाँ पर वेलफेयर डिपार्टमेंट भी अवेलेबल है, तो वहाँ पे आप उनके थ्रू भी जा सकते हैं। और दूसरी बात क्या है कि हम एक मशवरा देना चाहेंगे यहाँ पे, क्योंकि जो भी आप मतलब अपने कंप्लेन या जो भी ग्रीवांस दिखते हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर सेक्शन को आप कोट करें, जो भी सेक्शन आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में दिया गया है, उसको अगर आप कोट करते हुए अपना ग्रीवांस तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। और हमें लगता है कि उसका इम्पैक्ट भी बहुत पड़ता है। तो उस इम्पैक्ट को लेने के लिए दूसरी बात जो हम कहना चाहेंगे, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, तो अगर आपकी बात लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं, तो ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, स्टेट लेवल पे है, सेंटर लेवल पे है। सेंटर लेवल पे है तो हम लोग के पास कोई भी ग्रीवांस आता है, हम उसको फॉरवर्ड करते हैं इमीडिएटली और उसके कमेंट्स मांगते हैं कंसर्न डिपार्टमेंट से। अगर वो स्टेट का ग्रीवांस है तो हम स्टेट कमिश्नर को भेजते हैं और उसको कहते हैं कि आप इस पर इमीडिएट एक्शन जो भी लेना है लीजिए, और उसके से हमें भी अवगत कराइए। तो ये ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म को आप यूज करें और उसका आप फायदा उठाएं, क्योंकि ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म के लिए में, तो उसको आप जो आपके प्रोटेक्शन के लिए जो मैकेनिज्म बनाया है, उस मैकेनिज्म को आप यूज करें। क्योंकि जब तक आप यूज नहीं करेंगे ना, लोगों में जागरूकता नहीं आएगी। तो इसका ये कारण नहीं है कि इंटेंशनली आपके साथ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें जागरूकता का प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस हो जाता है। इसलिए आप जो भी चलते हैं, जो भी आप आगे बढ़ते हैं, उसमें आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का सहारा लीजिए, क्योंकि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट है। उसका सहारा लेते हुए आगे बढ़िए, हमें लगता है कि आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। Great, sir. Great. Thank you, sir. And now we have so many questions, so many things. I would like to say our audience कि जो भी आप सवाल है आप जरूर मैसेज बॉक्स में लिखिए, हम लोग बात कर रहे हैं। एक दो लोग हैं जो कि अपना माइक जी प्लीज सर। हेलो जी, Sachdeva has a question. Yeah. Aarti Sachdeva has a question. IBAS and NIPSID give appointments for testing for 10 months. Why so? आरती जी, अगर आप हैं तो यही मैं आपको एक और, दिल्ली में भारत सरकार, दिल्ली सरकार और एमसीडी के मिला के बड़े वाले अस्पताल 15 हैं। 15 एम्स, आर्मी मेडिकल कॉलेज, हिंदूराव, फला ढीका, छोटे अस्पताल 50-60 है। अगर बड़े अस्पतालों में सब जगह जहां साइकियाट्री डिपार्टमेंट है, वहां कम से कम, जैसे आपने पहले कहा, फर्स्ट स्टेप वहां साइकोलॉजिस्ट हो, सेकंड प्राइवेट सेक्टर के साइकोलॉजिस्ट को ऑथराइज कर दिया जाए। ओके राइट आरती जी, आप जो भी आरएमएल भी बहुत लंबा देता है, पर यही है, अगर हम 2-3 सेंटर रखेंगे, दे विल हैव टू हैव साइकोलॉजिस्ट। आरती जी, दैट्स द पॉइंट। आपने हमने मिलके हर एजेंसी को, आप जो चैट में लिख रहे हैं, we will have to make sure that all these centers have psychologists. और जैसे राव साहब ने अभी, है ना, और प्रसाद जी ने कहा, प्राइवेट सेक्टर को और रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट को करना पड़ेगा। अगर हम 2-3 सेंटर रखेंगे तो यही होगा, अनफॉर्चुनेटली। So I'll request our audience कि हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा,
और आप अपना माइक प्लीज म्यूट कर लीजिए। दो एक लोग हैं जिनका माइक मैं म्यूट करता हूं फिर भी वो अनम्यूट कर लेते हैं, तो आपका सवाल मैं जरूर लूंगा, अगर आपको सवाल पूछना है तो जरूर लूंगा, लेकिन आप अपना माइक प्लीज म्यूट करके रखिए। आई विल गो टू द फर्दर। वी हैव द नेशनल इंस्टीट्यूट्स, वी हैव द रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, वी हैव द नेशनल ट्रस्ट। जी हेलो जी जी सॉरी, मिथुन करके हमारे एक और साथी है, वो अच्छा कह रहे हैं इस संदर्भ में। जी मिथुन, प्राइवेट साइकोलॉजिस्ट चार्ज बहुत करते हैं, सही मुद्दा है। जो राव साहब ने हमने बात किया ना मिथुन, वो यही है कि दिल्ली सरकार का एक प्रोग्राम शुरू होने का ड्राफ्ट बना हुआ है कि प्राइवेट साइकोलॉजिस्ट को फैमिली ने अपने पॉकेट से नहीं चार्ज देना है। सरकार वो टेस्टिंग का पैसा देगी ऑन एग्रीड रेट। पहली बात तो सरकारी अस्पतालों में साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल हो जाए 10, 15, 20 जगह। उससे भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे प्राइवेट साइकोलॉजिस्ट चाहे 2 घंटे 4 घंटे बाय शेड्यूल आए, या तो हॉस्पिटल में बैठे टेस्टिंग करें, पैसा सरकार से ले। तो ये सारी बात हुई है, प्लान हुआ है दिल्ली में होपफुली जल्दी होगा। बट वी हैव viewers and listeners also from the other states, and so like we are requesting Rao Sahab, if there is a more uniform policy across the country for both employment of both psychologists in government hospitals and private sector at government cost as a right of the person with disability. Rao sir. And I fully agree with you. Center cannot impose anything, but states can have certain guidelines and formulations. I am sure they should not be any problem. यहाँ पर एक सजेशन हम देना चाहेंगे कि जहाँ तक साइकोलॉजी सो फार एज अ साइकोलॉजिस्ट का कंसर्न है, वहाँ पर स्टेट्स को, क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू करना सब्जेक्ट है, तो स्टेट्स को ये जस्ट सजेशन है, मतलब ये स्टेट्स को साइकोलॉजिस्ट को इम्पैनल करके रखना चाहिए। और हर एरिया का जो साइकोलॉजिस्ट है वो एक हॉस्पिटल से इम्पैनल में उनका लिस्टिंग होगा, और वो हॉस्पिटल चाहे तो उनकी सेवाएं ले सकता है, और पेमेंट भी गवर्नमेंट के थ्रू ही होना चाहिए, पब्लिक से या पर्सन पे उसका नहीं आना चाहिए। प्रसाद साहब, जो स्कीम राव साहब और हम बात करें वो यही है जो आप कह रहे हैं, एम्पैनलमेंट वाली, इसको लागू होना चाहिए सर, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वही सर, मिलके करते हैं। Great. So I'll just go ahead. We have the National Institute, we have the Rehabilitation Council of India, we have the National Trust, and many more programs for the person with disability, and even so many policies, so many provisions, even during the COVID-19 impact. So Rao sir, I'll just ask and I'll request you कि what kind of impactful ideas or strategies we can develop or design to formulate the orientation and training of person with disability for or their families for the COVID-19, because we are also receiving the number of questions कि we are running the residential care facilities, उसमें जो है बच्चे का सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना बहुत दिक्कत होता है, किसी का 20 साल का बच्चा है, देन उसका इनकम भी बहुत रीजनेबल है, सो देन दे आर आस्किंग कि जो राइट्स है, पेंशन का राइट्स है, कैन वी इंक्रीज इट, कैन वी गेट इट प्रॉपरली। सो राव सर, क्या हम पॉलिसीज और क्या हम प्रोग्राम्स या क्या हम एक मैन पावर डेवलपमेंट के बारे में बात करें या ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में बात करें, अवेयरनेस जनरेशन के बारे में बात करें, तो आगे आने वाले समय में क्या इस तरह का कोई प्रोविजंस वी कैन मेक द स्ट्रेटेजी टू मेक अवेयर? Rav Sahab, please allow me to add second part to that question with a genuine request. I will bring your attention to section 25(2)(c), which clearly talks about for healthcare, screen all the children at least once in a year for the purpose of identifying at risk. Now Rao Sahab ने जैसे खुद कहा था शुरू में, बहुत अच्छा, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और डिसेबिलिटी एक्ट को साथ पढ़ा जाए. My first request is if the national department will take a decision to ask all states to do जो वो yearly survey कहते हैं, yearly ना हुआ, at least 2020 में कोविड के एग्जाम्पल में एक सर्वे हो जाए, all the disabled people at risk.
Rao sir, please. A very important question that you have raised regarding capacity building. किस तरह ये pandemic handle करना है, because still there's a lot of gap in knowledge and practices. तो हमारा डिपार्टमेंट ये एक फैसला लिया है कि जो 15 WHO free online courses on public health, I hope you're aware. They are running these courses, 15 courses WHO free online on public health, mainly how to handle coronavirus and in general terms the public health best practices. So it has been decided that the RCI, the department, in consultation with Rehabilitation Council of India, ये decision हुआ कि out of these 15 courses, 12 courses have been found very useful, which our rehabilitation professionals and personnel can undergo these courses online. 12 courses, and उसके लिए 2 courses mandatory होगा, and remaining you can pick up any of these remaining courses, and you have to acquire 50 CREs. So that is the important decision taken. So इससे क्या होगा, सभी 1.5 लाख RCI professionals सभी को इस पे knowledge आ जाएगा, and they will disseminate knowledge among the students and community. And even the NGOs who are affiliated to RCI, they also will be requested to undergo this WHO online publication. So इस तरह we'll be developing a COVID warriors or a COVID cadre who will be able to sensitize people, not only persons with disabilities, their families, but also communicate. Great, It sir. has been taken. Second decision which has been taken is that, which we are still working on, even though decided, but RCI is formulating, is जो RCI courses है, education का और जो professionals का, जो normally institutions में होता है, वो why not we have online, so that because of the social distancing, we can still continue with the courses, and that RCI is examining it. Once it is finalized, definitely it will be very useful for people to undergo these courses online. The third important one is National Institute इस पीरियड में काफी अच्छा काम कर रहा है. एक है, for instance, जो भी dissemination of information on COVID है, or even Prime Minister's speech, or instructions given by MHA or Health Ministry guidelines, all these पूरा sign language में convert कर रहे हैं और video में, audio में convert कर रहे हैं, so that different disabilities, persons with disabilities have the knowledge of all about coronavirus and किस तरह prevent करना है और किस तरह tackle करना है. और ये National Institutes webinar भी उनके through the professionals को पूरा important topics लेके through webinar they are educating not only about coronavirus but also even the professional courses related to physiotherapy or occupational therapy or any other psychology issues, any other issue. Or the fourth point that we feel, as I told you, that the normal situation में अपना जिस तरह स्थिति रहता है वही situation मदद आता है for our this kind of things. तो ये हम डिपार्टमेंट में थिंकिंग ये है कि जिस तरह आशा वर्कर्स है इस तरह आंगनवाड़ी वर्कर्स है फॉर वुमेन एंड चाइल्ड के लिए जो ग्रासरूट लेवल पे यहाँ से निकाल के और कहीं रख दिया. रिहेबिलिटेशन वर्कर्स ग्रासरूट में नहीं है. जी जी बहुत अच्छा है. केयर गिवर्स तो कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन वर्कर्स पूरा इंडिया में अक्रॉस में अवेलेबल होना चाहिए एट द ग्रासरूट लेवल. उसके लिए 6 month कोर्स इन कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया हम कोर्स फाइनलाइज कर रहे हैं. तो वो कोर्स 6 month का होने के बाद देन वी विल रिक्वेस्ट द स्टेट गवर्नमेंट्स टू डिप्लॉय देम एट द ग्रासरूट लेवल, ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल, ताकि लोगों को पता हो जाए कि ये वर्कर्स से पूरा नॉलेज हो रिलेटिंग टू disability and also किस तरह rehabilitation होना है at the very young age. Now the last point which regarding early intervention is that 0 to 6 years जो दिव्यांग जन है, I think Dr. Nimit Desai will agree with me
सुना कि इंटीग्रेटेड में कोई इंटीग्रेटेड कि 80% of the brain or the development is happens in a child up to the age of 6 years. So unless we give proper attention and give rehabilitation for the child from 0 to 6 years, उनका जो disability है वो continue हो जाएगा throughout the life, and it will be a burden for the individual, family and society. So therefore हम state government को recommend करने से पहले हम सोचा है कि early intervention centers to handle to screening of all the persons with disability, 21 disabilities, पहले हम अपना National Institutes और Composite Regional Center में बना के we will set an example so that then we can tell the state government that this is possible, it can be done. So now we have already initiated action, and I think within 2-3 months we are likely to launch these centers so that we really take care, we screen and detect and rehabilitate the children with disabilities at a very young age, so that the disability burden is reduced in the country. Great sir. So सर राव साहब मैं रिफर कर रहा था 25(2)(c) का स्पेशल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एपिडेमिक, जो सर्वे का प्रोविजन है ना एट रिस्क के लिए। तो जैसे आपने खुद कहा, आलोक और हमने कहा, सब जानते हैं जो डिसेबल्ड व्यक्ति है वो ड्यूरिंग पेंडेमिक्स एंड डिजास्टर्स आर एट रिस्क मच मोर फॉर हेल्थ इश्यूज। सो वो जो एनुअल सर्वे का प्राविधान है उसके जगह एटलीस्ट वन टाइम सर्वे तो इस वक्त करा ले एवरी स्टेट। ये बहुत if you will consider your department. Yeah, in fact, when we have notified this act, we have informed all the state governments to implement every provision of the act. This has not been done. Even education, maybe if you see the section 16, लिखा है कि every 2 or 3 years you have to screen the children, students with disabilities, ताकि उनको पता हो जाए कि what is the special care required in their schools, education. So these are the things which states have not done in the normal times, because this has to be done. It's an annual exercise. So we will definitely, now that it has not been done, we will remind the states to do it, so that this is very helpful even during the crisis situations. Yes, sir. Yes, sir. Very good. Very good. Good. Rao sir, you have given the very good idea about all the courses, all the programs, the policies. We have so many persons. They want to ask the questions. I would like to request all the audience kindly please write your questions in the message box. I'll take the questions, and also request you to switch off your mic. We will also put the link for your certificate while we will leave this meeting. हम मीटिंग में लीव करने से 5 मिनट पहले हम आपको सर्टिफिकेट का लिंक देंगे. There you can put the feedback and all. So I would like to go to Sanjay sir. Please, you have the very good experience. Give us some small attentive steps on advocacy, the commitment, the responsibility, the appropriate government responsibilities, the state government responsibilities, कि हम लोग क्या छोटा स्टेप्स उठाएं जो एडवोकेसी में काम आए सर. संजय, बहुत अच्छी बात आपने कही एडवोकेसी की. देखिए 2-3 बातें. एक तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पे तो मैं बाद में आऊंगा. सबसे पहले मैं मेरा एक सजेशन या फिर जो एडवाइस है, छोटा ही एडवाइस है, वो है कि ये पेंडेमिक जो है राव साहब ने कहा बहुत ही डेंजरस और यूनिक, बहुत ही अच्छा वर्ड यूज किया उन्होंने, यूनिक एंड डेंजरस. तो इससे जो भी एक्सपीरियंस आए हैं पूरे इंटायर, क्योंकि हमारे इंडिया में RCI एफिलिएटेड मोर देन 600 NGO काम कर रहे हैं जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहे हैं. तो एक डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए प्रॉपर, और ये डॉक्यूमेंटेशन बहुत फास्ट होना चाहिए. जैसे सर्वे की बात हो रही है उसी तरह से डॉक्यूमेंटेशन बहुत फास्ट होना चाहिए. और उसमें इतनी छोटी बातें जो जैसे भाटिया साहब ने कहा और लोगों ने कहा, जो फेस किया गया है प्रॉब्लम्स को और इशूज जो आए हैं उनको डॉक्यूमेंट करके डिसेमिनेट करना एक इम्पॉर्टेंट बात है. और इसमें आपको
आपको सभी को, मतलब सारे एनजीओ को, सारे पेरेंट्स एसोसिएशन को, इवन गवर्नमेंट ऑफिसेज को भी साथ में काम करना होगा और हम लोग सब मिलकर साथ काम करें, एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार करें। डॉक्यूमेंटेशन को डिसेमिनेट करने से सभी को पता होगा कि हमें ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए और फर्स्ट हैंड में क्या करना चाहिए, सेकेंड स्टेप में क्या करना चाहिए, लार्जर स्टेप में क्या करना चाहिए, कम्युनिटी लेवल पे क्या करना चाहिए, सोसाइटी लेवल पे क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट लेवल पे क्या करना चाहिए, कैसे गवर्नमेंट को अप्रोच करना चाहिए, इन सभी बातों का वहां पर जिक्र होना चाहिए। बहुत ही एक मतलब डिस्क्रिप्टिव और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के साथ ये डॉक्यूमेंट तैयार होना चाहिए। दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट इशू और बहुत ही अच्छे सर्विसेज इमर्ज होके आए हैं इस कोविड में, वो है कि काउंसलिंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। काउंसलिंग का रोल, तो जितने भी काउंसलर जो वर्क कर रहे हैं फील्ड में, बहुत सारे काउंसलर हैं, आरसीआई मतलब रिकॉग्नाइज्ड काउंसलर हैं, रिकॉग्नाइज्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके अपने काउंसलिंग स्किल में कहीं ना कहीं इस तरह के क्राइसिस में, कोविड से रिलेटेड क्राइसिस को इंक्लूड करके और अपने स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। और एक काउंसलिंग जो हम करते हैं डे टू डे काउंसलिंग, उसमें इसको काउंसलिंग का एक पार्ट ऑफ हिस्सा बनाना पड़ेगा, एक पार्ट बनाना पड़ेगा काउंसलिंग का, जिससे कि इस तरह के क्राइसिस को मीट करने में आसानी हो पेरेंट्स को खास करके, क्योंकि सबसे ज्यादा वर्स्ट सफरर कोई होता है अगर इस फील्ड में तो पेरेंट्स होते हैं। उनको जरूरत होती है, उनके जरूरत को मीट करने के लिए काउंसलर को एक्सपेंशन करना चाहिए, काउंसलर से कैपेसिटी बिल्डिंग करना जरूरी है। और दूसरा एक केयर गिवर की ट्रेनिंग, जो अभी हमारे राव साहब ने भी कहा कि केयर गिवर की ट्रेनिंग के लिए 6 मंथ प्रोग्राम बना रहे हैं। हम कहते हैं कि 6 मंथ प्रोग्राम तो एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम तो बहुत सही है, बहुत अच्छा स्टेप है, लेकिन कुछ ऐसा आप हमें एक 1 मंथ प्रोग्राम बनाना चाहिए जो एनजीओ खुद करें, जितने भी एरिया के केयर गिवर हैं उनको वो सेंसिटाइज करें, उनको कैपेसिटी बिल्डिंग करें, जिससे कि वो डे टू डे जो प्रॉब्लम है उसको मीट करें, डे टू डे एक्टिविटी को मीट करें और उसके बाद अपना काम सही तरीके से कर सकें, जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनको अपनी सेवाएं दे सकें। और उसके अलावे जो ये हमारा जो हेल्थ नीड है, खास करके जो कोविड से हेल्थ नीड जो कि जनरल सभी को, सोशल डिस्टेंसिंग, हाइजीन, जो भी हैंड वॉशिंग, ये सब टच नहीं करना है, कैसे कैसे अपने को ये सारे चीज को अपने जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा और बना के ही चलना पड़ेगा। और यहाँ पर थॉरो इंक्लूजन होना चाहिए, थॉरो इंक्लूजन होना चाहिए, क्योंकि सभी को ये मानना पड़ेगा और उसमें पर्सन विद डिसेबिलिटी को थोड़ा ज्यादा कुछ सभी को हम करें, ध्यान दें, तो हमें लगता है कि हम बहुत कुछ इसको आगे इस तरह के क्राइसिस को मैनेज कर पाएंगे। धन्यवाद। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत ही अच्छे से कहा। एंड देन वी हैव, आई एम फ्रॉम वाराणसी, यू आर, एक मैंने अभी मैसेज पढ़ा है, ये वाराणसी से है। दिस मैसेज इज, आई एम फ्रॉम वाराणसी, ट्रेनिंग प्लेसमेंट was started by UP government in CVR schemes but few years stopped. बहुत सारे लोग हैं जो कि स्कीम्स हुए हैं, स्टॉप हो गए हैं। RCI प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में बहुत सारे सलाह आ रहे हैं। हम आप सभी का शुक्रिया अदा करते हैं कि क्यों नहीं, आपने बहुत अच्छे से सलाह दिया है और हम लोगों ने ऑलरेडी आपको एक लिंक शेयर किया है जिसमें आप फीडबैक में आप अपनी पूरी बात लिख सकते हैं। और भी जो सलाह देना हो, यू प्लीज राइट इन आवर फीडबैक फॉर्म and that will be better. In this COVID-19 situation, parent support are available at Manovikas. We are virtually open. अगर किसी को भी पेरेंट सपोर्ट की जरूरत है, you can call us on our mobile number or you can visit us on our website. You will find out. हमारे पास मनोविकास ई ज्ञानशाला है जिसमें कि मंद बुद्धि जो हमारे इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी वाले लोग हैं वो वहां पर बड़े आराम से पढ़ रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। We, Rao sir, I would like to tell you, we are the training center of RCI and we have started our online courses for the diploma in special education student. So it is going very well. We can share you the ideas and all. And now we'll go to the Dr. Nimesh Ji Desai sir for your final remarks, for your final wording. Nimesh sir, please sir. Nimesh sir. Okay, I think he left. Nimesh sir, are you listening? Yeah. Ji. Nimesh Ji Desai sir. Okay, so thank you very much. You all. No, one moment. I'm here. Yeah, please sir, please. Okay. Please. Sorry, my mic was muted here. Okay. 162 people. Yeah.
178 we went besides at Mr. maximum. Rao and Prasad साहब, हम 160 जने और थे और हैं. ये बहुत जी, अच्छी जी. बात है. I think the participation was great in content and in terms of quantum of participation. I think that जैसे राव साहब ने कहा, आलोक, जी, इसका जी, एक चलो. समरी नोट बना के ना जी, राव जी, साहब जी. को, डिपार्टमेंट को और But one more time, very sincere thank you to Mr. KVS Rao and Mr. Prasad and every participant, especially Alok and his Vikas. Thank you, It's sir. always Thank you. great. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. So, Oh, Aarti wants my number. I'll give her that. yeah. So, our next Mashwara session is on Wednesday, 20th of this month, 20 May को है 3 बजे, on the topic of reaching the unreached for the rehabilitation services. बहुत सुदूर लोगों, जो बहुत दूर लोग हैं, उनको कैसे हम लोग reach कर सकें, कैसे वहां तक पहुंच पाएं. And we have the very special eminent speakers. So you please join on May 20th. And I would also like to request you all, please fill the feedback form for the certificate. And if you don't get the certificate, you write us the email mashavara mashwara@manovikas.family. I must appreciate our deep sense of appreciation to Dr. Sanjay Kant sir. His explanation, thoughts on RPD Act and Social Security, it's a very remarkable, sir. So thank you very much for joining us. Further, we are very much grateful to Sri KVS Rao sir for excellent information, excellent ideas, program policies, coverage for the government regarding all this situation. So thank you very much, sir. And we extend love and thanks to Dr. Desai sir for his valuable guidance and mentoring. And on behalf of Manovikas family and entire organization team, crew, even special guests and audience, I would like to thank many of our here we have seen the many great personalities are here. They were in 162 or Dr. Desai said 178 list. So thank you everyone.